आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 131। कह रहा है द रिसीव जीन लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम ह्यूमंस आर ऑलवेज। तो अगर रिसेसिव जीन जो है एक्स क्रोमोसोम पर स्थित हो तो ह्यूमन में क्या स्थिति बनेगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो जैसा कि पीछे क्वेश्चनों में हमने देखा है कि अगर एक्स क्रोमोसोम पर कोई जीन है तो जैसा कि हम लोग देखते थे कि पुरुष जैसे एक्स वाई है और महिला एक्स एक्स है, तो देखते थे कि अगर एक एक्स क्रोमोसोम पर कोई रिसेसिव जीन स्थित होता था तो महिला में ये बीमारी के लक्षण शो नहीं होते थे और वो कैरियर होती थी। लेकिन अगर पुरुष में होता था तो वो बीमारी के लक्षण शो करता था। तो अगर रिसेसिव जीन है, अप्रभावी जीन है और एक्स क्रोमोसोम पर स्थित है तो ये मेल में एक्सप्रेस होगी, लेकिन फीमेल में अगर एक क्रोमोसोम में है तो एक्सप्रेस नहीं होगी। तो ये सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, एक्सप्रेस्ड इन मेल। तो सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इतना सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, समय खराब होगा। अब देखिए आ जाते हैं 132 नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स ऑफ गार्डन पीस स्टडीड बाय मेंडल वाज ए रिसेसिव फीचर। तो कह रहा है कि जो गार्डन पी थी हमारी, उद्यान मटर जिसको कहते हैं, बगीचे में उगाई जाती थी, उसमें मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था तो उन एक्सपेरिमेंट में दो तरह के लक्षण हमको देखने को मिले थे, एक डोमिनेंट थे एक रिसेसिव थे। तो चार विकल्प हमको दिया गया है। कह रहा है इनमें से रिसेसिव फीचर कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए बी विकल्प हमारा करेक्ट है, ग्रीन सीड कलर, ये रिसेसिव फीचर है। इसको एनसीईआरटी में देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो सीड का कलर है वो ग्रीन रिसेसिव है और येलो हमारा डोमिनेंट है। लेकिन पॉड का कलर ग्रीन डोमिनेंट है, येलो रिसेसिव है। इस पर कंफ्यूजन ना हो, इस बात को ध्यान देना कि कलर अगर सीड का देखा जाए तो येलो कलर हमारा डोमिनेंट है और ग्रीन कलर रिसेसिव है। लेकिन अगर पॉड यानी फली के कलर की बात होगी तो ग्रीन कलर की अगर फली है तो वो डोमिनेंट है और येलो कलर की फली है तो रिसेसिव। दोनों एक दूसरे के उल्टा है। तो यहाँ पर नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि फली के बारे में पूछा जा रहा है या सीड के बारे में। तो ध्यान रखिए, एक चीज़ को याद रखिए। देखिए फली जो है हमेशा हरी दिखती है, आप मटर की फली हरी हरी देखे होंगे, तो इसको मान लीजिए कि हरी डोमिनेंट है। तो इसी में जो है बीज को उल्टा कर देना। एक चीज़ को याद करिए, अगर दोनों को याद करेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसलिए बी विकल्प हमारा कलर है, ग्रीन पॉड कलर हमारा रिसेसिव है। यहाँ पर देखिए ग्रीन पॉड कलर, ये देखिए डोमिनेंट है। ग्रीन सीड कलर हमारा रिसेसिव है, ग्रीन सीड कलर रिसेसिव है और येलो सीड कलर डोमिनेंट है। तो बी वाला विकल्प हमारा करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर नीचे उसी चीज़ को समझाया गया है। तो जब हमने एनसीईआरटी में देख लिया तो अब इसको देखने का कोई विशेष मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन 133 आ जाता है। कह रहा है द जीन्स कंट्रोलिंग द 7 P कैरेक्टर स्टडीड बाय मेंडल आर नाउ नोन टू बी लोकेटेड ऑन हाउ मैनी डिफरेंट क्रोमोसोम्स। तो कह रहा है मेंडल ने जो 7 प्रकार के कैरेक्टर मटर के पौधे में देखे थे तो वो कितने डिफरेंट प्रकार के क्रोमोसोम में लोकेटेड थे, हमको पूछा जा रहा है हमसे। तो ये सातों कैरेक्टर 4 क्रोमोसोम में स्थित थे, डिफरेंट 4 क्रोमोसोम में ये 7 प्रकार के कलर स्थित थे। और इसका थोड़ा सॉल्यूशन देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए मेंडल वर्क ऑन 7 कैरेक्टर्स, मेंडल ने 7 चारित्रिक लक्षणों पर ध्यान दिया
जो मटर के पौधे में थे। दीज कैरेक्टर्स शोड कंप्लीट इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। ये जो कैरेक्टर हैं ये कंप्लीट इंडिपेंडेंट असार्टमेंट शो करते हैं, स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम जो हमने पढ़ा। डिस्पाइट द 7 कैरेक्टर चूजन बाई हिम वर प्रेजेंट ऑन 4 क्रोमोसोम। ये जो 7 प्रकार के कैरेक्टर हमने मेंडल ने चूज किया वो 4 प्रकार के क्रोमोसोम में स्थित थे, पहला, चौथा, 5वां और 7वां इस नंबर के क्रोमोसोम में स्थित थे। तो देखिए जो नई एनसीईआरटी है इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि किस नंबर के क्रोमोसोम पर ये 7 कैरेक्टर स्थित थे और कौन कौन सा नंबर। तो जाहिर सी बात है कि अब ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो इसको काट दीजिए। लेकिन फिर भी हम बार बार कहेंगे कि हो सकता है हमारे पढ़ने में कुछ मिस्टेक हो गई हो, तो आप फिर से एनसीईआरटी पढ़ के देखें कि कहीं लिखा तो नहीं है। वैसे हमारे हिसाब से लिखा नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 134 आ जा रहा है। कह रहा है 2 क्रॉसेज बिटवीन द सेम पेयर ऑफ जीनोटाइप्स आर फिनोटाइप इन विच द सोर्स ऑफ द गैमेट्स आर रिवर्स्ड इन 1 क्रॉस इज नोन एज। तो कह रहा है 2 प्रकार के क्रॉस कराए गए, उनका सेम पेयर है जीनोटाइप और आर फिनोटाइप का, इन विच द सोर्स ऑफ गैमेट आर रिसीव्ड इन 1 क्रॉस, और उनके क्रॉस से एक गैमीट जो रिसीव किए गए हैं उनके बारे में चर्चा हो रही है। तो कह रहा है इज नोन एज, इस प्रकार के क्रॉस को हम लोग क्या नाम देते हैं, हमसे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। कह रहा है 2 क्रॉसेज बिटवीन द सेम पेयर ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप या फिनोटाइप सेम है और 2 क्रॉस कराए गए हैं, इन विच द सोर्स ऑफ द गैमीट आर रिसीव्ड इन 1 क्रॉस, और किसी एक क्रॉस से गैमीट लिए गए हैं, यानी जो गैमीट का सोर्स है इन दोनों में से कोई एक क्रॉस है। तो इसे क्या बोलते हैं हमसे पूछा जा रहा है। तो इसे हम लोग रेसिप्रोकल क्रॉस बोलते हैं। और इसको समझते हैं थोड़ा सा। पहले हम लोग इसके पहले एनसीईआरटी देखते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में अब जो नई वाली है उसमें दिया नहीं गया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं और देखते हैं। तो कह रहा है ए रेसिप्रोकल क्रॉस मीन्स दैट द सेम 2 पेरेंट आर यूज्ड इन 2 एक्सपेरिमेंट। कह रहा है रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या करते हैं हम लोग कि एक ही प्रकार के 2 मतलब जनक को यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, इन सच ए वे दैट इफ इन 1 एक्सपेरिमेंट ए इज यूज्ड एज फीमेल पेरेंट एंड बी इज यूज्ड एज द मेल पेरेंट। तो कह रहा है एक एक्सपेरिमेंट हम लोग क्या करते हैं कि ए को अगर फीमेल के रूप में यूज करते हैं तो बी को मेल के रूप में यूज करते हैं। देन इन द अदर एक्सपेरिमेंट, अब दूसरा जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें क्या करते हैं, पहले में देखिए ए को फीमेल के रूप में यूज किया, दूसरे एक्सपेरिमेंट में ए को मेल के रूप में यूज करेंगे और बी को फीमेल के रूप में। इस तरह हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। कह रहा है द सोर्स ऑफ गैमीट आर रिसीव्ड, अब इनसे जो गैमीट मिलेंगे उनको हम लोग रिसीव कर लेंगे या इकट्ठा कर लेंगे। व्हेन द एफ इंडिविजुअल ऑब्टेन इन ए क्रॉस इज क्रॉस्ड विद द रिसेसिव पेरेंट। अब जो एफ इंडिविजुअल प्राप्त हुआ है अगर हमने उसका रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा दिया तो इसी को हम लोग टेस्ट क्रॉस कहते थे। तो इट इज कॉल्ड ए टेस्ट क्रॉस। When inheritance of 2 pair of contrasting character is studied simultaneously, it is called dihybrid cross। अब अगर हम 2 पेयर मतलब 2 जोड़े लक्षण ले लेते हैं और उनका क्रॉस कराते हैं तो हम इसको डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो रेसिप्रोकल का मतलब उसकी पिछले वाली पीढ़ी से मतलब है। तो अगर रिसेसिव से कराते हैं तो इसी को हम टेस्ट क्रॉस कह सकते हैं। वैसे रिसेसिव और डोमिनेंट दोनों हैं, उनको पूरे को मिला करके हम लोग रेसिप्रोकल कहते हैं। इसको ध्यान देना। अब देखिए 135 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। कह रहा है पैटर्न बाल्डनेस मस्टैकीज एंड बेड इन ह्यूमन मेल्स आर एग्जाम्पल ऑफ। तो देखिए पैटर्न बाल्डनेस का मतलब गंजापन,
मस्टैकीज एंड बियर्ड मतलब मूछ और दाढ़ी कुछ लोगों में नहीं होती है, ह्यूमन मेल में। तो ये किसके एग्जाम्पल है? तो ये सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट के एग्जाम्पल हैं। सी वाला विकल्प हमारा करेक्ट है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, इसलिए नहीं पूछा जाएगा। सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर के बारे में दिया है, सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स के बारे में नहीं दिया गया है। तो चूंकि सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट के बारे में अब नई एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग इसको एनसीईआरटी में और अच्छा देख लीजिएगा। अब 133 क्वेश्चन आ जाता है। 136 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन थ्रो हार्मफुल इन इटसेल्फ इज आल्सो पोटेंशियल सेवियर फ्रॉम ए मॉस्क्यूटो बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो अफ्रीका के लोग हैं उनमें जो है सिकिल सेल एनीमिया की बीमारी ज़्यादा पाई जाती है, और सिकिल सेप यानी हंसियाकार जो आरबीसी हो जाती है उसमें मलेरिया का पैरासाइट जिंदा नहीं रहता है, इसलिए वहाँ के लोगों के लिए ये लाभप्रद हो जाता है। बीमारी तो है लेकिन मलेरिया नहीं होता, तो मलेरिया से मृत्यु उनकी नहीं होगी जिनमें सिकिल सेल एनीमिया होगा। तो वही पूछ रहा है कि बीमारी तो है लेकिन किस इन्फेक्शियस डिजीज से उस बीमारी के लोग सरवाइव कर सकते हैं, उनके लिए सेव है, सुरक्षित है, तो है सिकिल सेल एनीमिया। बी विकल्प हमारा करेक्ट है। अब सारी बातें हमने आपको बता दिया, फिर भी देख लेते हैं। सिकिल सेल एनीमिया इज ए ब्लड डिजीज इन विच द रेड ब्लड सेल्स पासेज एबनॉर्मल क्रिसेंट आर सिकिल सेल। तो सिकिल सेल एनीमिया हमारी एक बीमारी है जिसमें जो आरबीसी है उसका शेप हंसियाकार या क्रिसेंट टाइप हो जाता है। व्हेन ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, जब हम लोग सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। इट इज एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर एंड इज एट्रीब्यूटेड टू ए सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन इन द डीएनए सीक्वेंस ऑफ द जीन इनकोडिंग द बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो कहने का मतलब ये है कि सिंगल जेन के सब्स्टिट्यूशन के कारण बीमारी होती है, और डीएनए सीक्वेंस में एक बीटा चेन होती है हीमोग्लोबिन में, तो उसमें क्या होता है, चेंज आ जाता है। द सिकिल सेल ट्रेट प्रोटेक्ट अगेंस्ट मलेरिया। जो सिकिल सेल की ये लक्षण है, बीमारी है, ये हमारी मलेरिया से हमको रक्षा करती है। इन द सिकिल्ड आरबीसी मलेरिया पैरासाइट कैन नॉट सर्वाइव। जो सिकिल्ड या हंसियाकार आरबीसी होती है उसमें मलेरिया का पैरासाइट जिंदा नहीं रहता, दस गिविंग एडवांटेज ऑफ द एनीमिक पेशेंट, जिससे वो जो एनीमिया में चला गया है पेशेंट सिकिल सेल की वजह से, उसको सुरक्षा मिल जाती है, उसके लिए लाभदायक है, एडवांटेज है। सो द करेक्ट आंसर इज सिकिल सेल एनीमिया। अब देखिए 137 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है डाउन सिंड्रोम इज कार्ड बाय एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। जैसा कि हमको पता है कि 21 नंबर के ऑटोसोम में ट्राइसोमी हो जाना यानी एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाना, उसकी वजह से डाउन सिंड्रोम होता है। कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय एन अफेक्टेड मदर एंड ए नॉर्मल फादर वुड बी अफेक्टेड बाय दिस डिसऑर्डर। तो कह रहा है कि अगर जो है मदर और फादर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय एन अफेक्टेड मदर एंड ए नॉर्मल फादर, मदर में जो है बीमारी है डाउन सिंड्रोम की, लेकिन फादर में नहीं है, फादर नॉर्मल है, तो उनके बच्चों में इस बीमारी के होने की संभावना कितने प्रतिशत है, हमसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए। जैसे सेक्स क्रोमोसोम माँ में XX होते हैं, पिता में XY होते हैं। अब माँ जो है हमारी डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है, यानी ये सब XX रहे होंगे पिछले 22 जोड़ी, ऐसे बना देते हैं। इनमें से कोई एक मान लीजिए ट्राइसोमी हो गया, इतना ये एक एक्स्ट्रा आ गया, तो क्या होगा। अब देखिए माँ में बीमारी है, अब जब बच्चे पैदा होंगे तो अगर लड़की पैदा होगी तो X क्रोमोसोम ये माँ पिता से आता है, अगर लड़का पैदा होगा तो Y क्रोमोसोम पिता से आएगा। तो जाहिर सी बात है कि एक माँ से आता है, एक पिता से आता है।
चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। माँ बच्ची पैदा होगी तो एक एक्स लड़की से माँ से आएगा, एक एक्स पिता से। अगर लड़का पैदा होगा तो एक एक्स माँ से आएगा, एक वाई पिता से। तो दोनों का बराबर रोल है, दोनों से ही क्रोमोसोम जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि माँ जो है हमारी बीमारी ग्रस्त है और पिता नॉर्मल है। तो चूँकि दोनों से बराबर बराबर क्रोमोसोम आते हैं, तो अगर लड़का और लड़की होगी तो लड़के में पिता से वाई आता है और लड़की में पिता से एक्स आता है। तो जाहिर सी बात है कि चूँकि 50-50% हमारे क्रोमोसोम माता पिता से आते हैं, इसलिए जो बच्चे होंगे उनमें बीमारी के लक्षण होने की चांस 50%। इसको और डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है डाउन सिंड्रोम इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑटोसोमल एन्यूप्लाइड। ये ऑटोसोमल का मतलब सेक्स क्रोमोसोम से इसका कोई मतलब नहीं। ऑटोसोम मतलब 22 जोड़े जो एक ही तरह के हैं उनसे मतलब है। तो हियर एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21 आकर्स, जहाँ पर 21वें नंबर पर एक और एक्स क्रोमोसोम आ जाता है। एस इट इज एन ऑटोसोमल डिजीज। तो ये एक तरह से ऑटोसोमल डिजीज है, सेक्सुअल डिजीज नहीं कि सेक्स क्रोमोसोम से, यानी सेक्स लिंक्ड डिजीज नहीं है। तो द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस फ्रॉम अफेक्टेड मदर एंड नॉर्मल फादर शुड बी 50%। तो आधे आधे क्रोमोसोम चूँकि दोनों से आते हैं तो इसलिए 50% ही चांस बनेगा बीमारी के होने का। अब क्वेश्चन नंबर 138 आ जाता है, कह रहा है इन ड्रोसोफिला द सेक्स इज डिटरमाइंड बाय। तो ड्रोसोफिला में सेक्स मेल है कि फीमेल है कैसे डिसाइड होगा? तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम टू द सेट ऑफ ऑटोसोम। तो जो ड्रोसोफिला है और ह्यूमन है, इनमें जो क्रोमोसोम है एक्स वाई जैसे मेल होता है पुरुष में, वैसे ही एक्स वाई मेल होता है ड्रोसोफिला में। इसको एनसीईआरटी में देख लेते हैं। तो जाहिर सी बात है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम टू द सेट ऑफ ऑटोसोम। तो जो ऑटोसोम का सेट है उसमें एक्स क्रोमोसोम के रेशियो को समझ करके हम लोग सेक्स का डिटर्मिनेशन करते हैं ड्रोसोफिला में। तो यहाँ पर देखिए ड्रोसोफिला है, एक्स वाई ये मेल है, देखिए ये निशान बना है, एक्स एक्स ये फीमेल है। यही स्थिति हमारे हम लोगों में भी है, एक्स वाई है तो मेल है, एक्स एक्स है तो फीमेल है। तो यहाँ पर देखिए पहला विकल्प करेक्ट है, 10 रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम टू द सेट ऑफ ऑटोसोम। तो एक्स क्रोमोसोम का क्या रेशियो है? अगर एक्स एक्स है तो फीमेल होगी, अगर एक्स वाई है तो मेल होगी। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सॉल्यूशन बहुत बड़ा दिया है, इसको पढ़ते हैं एक एक तरफ से। तो ड्रोसोफिला इज कैरेक्टराइज बाय सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। जो ड्रोसोफिला होती है इसमें जो है हम देख करके बता सकते हैं कौन मेल है कौन फीमेल है। इसको सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहते हैं। मेल कैन आल्सो इजिली बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम फीमेल। नर ड्रोसोफिला मक्खी को मादा से हम लोग बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। विच हैव वेरिएशन इन साइज एंड कलर, क्योंकि उनके शरीर की साइज और रंग में अंतर होता है। द फीमेल लेंथ हाउएवर इज अप्रॉक्स। अब देखिए सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इतना। तो ये देखिए लेंथ वेंथ ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा, समय बर्बाद करने कोई मतलब नहीं है। सीधी सी बात है कि ड्रोसोफिला में सेक्स का डिटर्मिनेशन में क्या है, एक्स क्रोमोसोम का रेशियो देखा जाता है क्रोमोसोम के सेट में जो ऑटोसोम है। तो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम टू द सेट ऑफ ऑटोसोम, जो ऑटोसोम है उनमें से कितना रेशियो है हमारा एक्स क्रोमोसोम का, ये सेक्स डिटर्मिनेशन करेगा ड्रोसोफिला में। अब आगे आ जाता है 139। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है क्या पढ़ना है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्या छोड़ना है। अब ये सब चीज़ पढ़ के जो ऊपर के क्वेश्चन में हम लोग अपना समय बर्बाद करेंगे,
फिर परीक्षा के समय जब रिवीजन का टाइम आएगा तो ये सब चीज़ें दिक्कत करेंगी, इसलिए जितना पढ़ना है बस उतने पे ही हमें फोकस करना है। कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपी। तो प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल कौन सा है? सिकल सेल एनीमिया। हमने 2-3 बातें पढ़ी थी। देखिए, पॉलीजेनिक का मतलब किसी एक लक्षण को बहुत सारी जीन कंट्रोल करें। जैसे स्किन कलर था, बहुत सारी जीन कंट्रोल करती थी, तो इसे हम पॉलीजेनिक बोलते थे। अब प्लियोट्रॉपी जैसा उसके नाम से पता चल रहा है, प्लूरल, यानी बहुत सारे लक्षण सो होंगे, एक जीन कंट्रोल करेगी। इसको एनसीईआरटी में देखते हैं। एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। ये देखिए प्लियोट्रॉपी लिखा हुआ है। तो देखिए प्लियोट्रॉपी में कह रहा है कि वी हैव सो फार सीन द इफेक्ट ऑफ ए जीन ऑन ए सिंगल फिनोटाइप और ट्रेट। एक लक्षण है, सिंगल फिनोटाइप और ट्रेट। There are however instances where a single gene can exhibit multiple phenotypic expression. Such a gene is called pleiotropic gene. तो ध्यान दीजिए, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या था? बहुत सारी जीन मिलकर एक लक्षण को कंट्रोल करती थी, जैसे स्किन कलर। इसमें क्या है, बहुत सारी जीन नहीं रहेगी, एक ही जीन होगी, लेकिन मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, बहुत सारे दृश्य रूप होंगे। तो ये हमारा प्लियोट्रॉपी कहलाएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज द डिजीज फिनाइलकीटोनुरिया व्हिच occurs in human. The disease causes mutation in one gene code for the enzyme phenylalanine hydroxylase, सिंगल जीन म्यूटेशन, उसकी वजह से हो रहा है। दिस मैनिफेस्टेड इटसेल्फ थ्रू फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन कैरेक्टराइज्ड बाय मेंटल रिटार्डेशन एंड रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन। तो यहाँ पर ये फिनाइलकीटोनुरिया हमारा एक एग्जाम्पल है प्लियोट्रॉपी का। तो यहाँ पर देखिए फिनाइलकीटोनुरिया तो एग्जाम्पल है नहीं हमारा, तो अब इनमें हमको चूज करना है। तो सिकल सेल एनीमिया हमारा एग्जाम्पल होगा। इसको थोड़ा सा एनसीईआरटी में फिर देख ले। देखिए नीचे पढ़ने से अच्छा है कि हम एनसीईआरटी में देखें, उससे हमें एनसीईआरटी बार बार पढ़ने का मौका मिलेगा। ये देखिए हमारा सिकल सेल एनीमिया आ गया। कह रहा दिस इज एन ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट दैट कैन बी transmitted from parent to the offspring when both the partners are carrier for the gene are heterozygous. तो देखिए सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जो पॉलीपेप्टाइड होता है उसमें 6वें नंबर पर ग्लूटामिक एसिड होता है। उस ग्लूटामिक एसिड को हटा करके उसकी जगह वैलिन आ जाता है पेप्टाइड चेन में, तो सिकल सेल एनीमिया वाली स्थिति आ जाती है। देखिए यहाँ पर लिखा है सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन एट द 6 कोडोन ऑफ द बीटा ग्लोबिन जीन फ्रॉम GAG टू GUG। तो सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन यानी एक जीन की बात हो रही। तो एक जीन है और बहुत सारे चारित्रिक लक्षण है, यानी मेनी फिनोटाइप, इसलिए सिकल सेल एनीमिया हमारा प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार फिनाइलकीटोनुरिया भी प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल है, जैसा अभी हमने पीछे पढ़ा। तो कह रहा प्लियोट्रॉपी जीन इज सच ए जीन विच हैज ए वाइडर इफेक्ट ऑन फिनोटाइप, दैट इज इट कंट्रोल सेवरल फिनोटाइपिक ट्रेट्स। सिकल सेल एनीमिया इज considered to be caused by one such pleiotropic gene. It is caused due to mutation in beta globin gene in hemoglobin. तो बीटा ग्लोबिन जीन में म्यूटेशन की वजह से ऐसा होता है, और वन जीन है, बहुत सारे मेनी फिनोटाइपिक करेक्टर हैं, बहुत सारे दृश्य रूप हैं, इसलिए हमारा प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब आ जाता है 140 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है देयर आर 3 जीन्स ABC, परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन A एंड B इज 20%, B एंड C इज 28% एंड A एंड C इज 8%।
व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम। तो ये क्वेश्चन हम लोग पीछे भी कर चुके हैं। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज को लिखेंगे, उसके बाद उसको कम करते चले जाएंगे। तो देखिए इसको करना कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग सबसे बड़े वाले पे ध्यान करना, किसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। तो देखिए बी एंड सी 28%। तो यहाँ बी लिख देंगे, यहाँ सी लिख देंगे, ये हो गया हमारा 28%। अब इससे कम तो 20% है। तो 20% क्या है, ए एंड बी। तो बी इधर लिखा है, इसका मतलब ए इधर कहीं होगा। तो ये हमारा हो गया 20%। एंड ए एंड सी इज 8%। तो अब 20 के बाद 8 ही बचता है 28 होने में। तो 8% ये हमारा ए एंड सी हो जाएगा। क्रम एकदम फिट हो गया। तो इसलिए बी ए सी होगा, बी ए सी, ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए सॉल्व करके इसने बताया है कैसे सॉल्व करेंगे। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 141। कह रहा है वन सेल्फिंग ए प्लांट ऑफ एफ जनरेशन विद जीनोटाइप ए बी स्मॉल बी सी सी, द जीनोटाइपिक रेशियो इन F2 जनरेशन विल बी। तो वन सेल्फिंग ऑन ए प्लांट ऑफ एफ जनरेशन, ये जीनोटाइप है और इसका जो है सेल्फिंग की गई है, यानी अपने में ही क्रॉस करा दिया गया है, सेल्फ क्रॉस। तो कह रहा है F2 जनरेशन में रेशियो क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसको हम लोग करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे पास इंडिविजुअल हैं वो कौन कौन से हैं, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑन सेल्फिंग ए प्लांट ऑफ एफ जनरेशन विद जीनोटाइप ए बी बी सी सी, द जीनोटाइप रेशियो इन F2 जनरेशन विल बी। तो इसको देखते हैं। तो देखिए इससे कितने प्रकार के गैमीट बनेंगे, पहले हम लोग ये समझते हैं। तो देखिए एक तो ये ए बी सी 3 आ जाएंगे। देखिए पहली बात तो नंबर ऑफ टाइप ऑफ गैमीट जब हम निकालते थे तो 2n रहता था। अब इसमें एक ही हेट्रोजाइगस है, बाकी सब होमोजाइगस है। कैपिटल कैपिटल है, केवल एक में ही एक कैपिटल एक स्मॉल है, यानी हेट्रोजाइगस। तो n की जगह 1 हो जाएगा, तो 2 रखेंगे तो 2, यानी 2 ही प्रकार के गैमीट इसमें बनेंगे। तो कैसे बनेंगे, एक में ए बी और एक कैपिटल सी आ गया, एक में ए स्मॉल बी आ जाएगा और कैपिटल सी। ये 2 ही प्रकार के गैमीट हमको मिलेंगे। अब देखें इनका क्रॉस कराते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी, क्योंकि सेल्फ क्रॉस है, सेल्फिंग होना है स्वयं में। तो ये कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर कैपिटल सी कैपिटल सी। इसमें कैपिटल ए कैपिटल बी और ये स्मॉल बी, कैपिटल सी कैपिटल सी। इसमें कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी। अब देखें यहाँ पर क्या है, इसमें भी एक कैपिटल बी है, इसमें भी एक कैपिटल बी है। तो जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी होता था तो मटर का पौधा लंबा होता था, तो इसके लिए यहाँ पर इसी तरह से कैपिटल बी एक भी अगर होगा तो वो डोमिनेंट लक्षण शो करेगा। तो चाहे कैपिटल बी 2 हो चाहे कैपिटल बी 1 हो, डोमिनेंट शो करेगा। तो ये तीनों
डोमिनेंट लक्षण शो करेंगे, यानी तीनों एक ही प्रकार के लक्षण शो करेंगे। केवल ये अलग प्रकार का होगा क्योंकि दोनों स्मॉल भी हैं, यानी रिसेसिव कैरेक्टर यहाँ पर शो हो जाएगा, अप्रभावी लक्षण शो हो जाएगा। तो 3 1 का रेशियो हमारा आएगा। तो 141 का पहला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। सब पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अब 142 क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है जीन इज सेड टू बी डोमिनेंट इफ। एक जीन को हम डोमिनेंट कब कहेंगे? जब वो दोनों डोमिनेंट वाले जीन हो तो भी शो करे, एक हो तो भी शो करे। तो देखिए सी में कह रहा है इट एक्सप्रेस इट्स अफेक्ट बोथ इन होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन, यानी दोनों कैपिटल टी है तब भी पौधा लंबा होगा, अगर एक स्मॉल टी भी है तब भी पौधा लंबा होगा। तो चाहे होमोजाइगस स्थिति में हो चाहे हेट्रोजाइगस स्थिति में हो, दोनों में वो अपने लक्षण शो करेगा, तो इसे हम डोमिनेंट कहेंगे। तो सी वाला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमें सॉल्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है टाइम बर्बाद करके। अब देखिए 143 आ जाता है। कह रहा है डिजीज मैन मैरिड ए नॉर्मल वोमेन। एक बीमारीग्रस्त मतलब सेक्सुअल बीमारी होगी, सेक्स लिंक्ड, तो उस पुरुष की शादी एक नॉर्मल दिखाई देने वाली औरत से कर दिया गया। ध्यान दीजिए, जब नॉर्मल वोमेन का है सामान्य औरत, तो सामान्य दिखाई देने वाली औरत हम लोगों को समझना है। क्यों? क्योंकि वो कैरियर यानी वाहक भी हो सकती है। एक एक्स क्रोमोसोम में बीमारी होने के बाद भी वो औरत नॉर्मल ही दिखती है। तो नॉर्मल कहने का मतलब एकदम नॉर्मल नहीं है, बल्कि नॉर्मल दिख रही है। दे गेट 3 daughters, 3 उसकी बच्चियां हुई और 5 बच्चे हुए। ऑल द डॉटर वर डिजीज, पांचों बच्चे जो है, ऑल द डॉटर सारी बच्चियां जो 3 हैं बीमारीग्रस्त हैं। सन वर नॉर्मल, और उसके जो पुत्र हैं वो सारे नॉर्मल हैं। तो द जीन ऑफ दिस डिजीज इज, तो ये जीन किस प्रकार की बीमारी को इंगित करती है। तो इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं बना के। देखिए डिजीज मैन, इसका मतलब आदमी में एक क्रोमोसोम में बीमारी है और औरत नॉर्मल है, औरत हमारी नॉर्मल है। तो नॉर्मल है इसका मतलब वो कैरियर भी हो सकती है। अगर कैरियर है तो हम बना के देख लेते हैं। एक्स वाई एक्स एक्स, एक क्रोमोसोम में बीमारी है तो एक्स एक्स लड़की बीमारीग्रस्त होगी, एक्स वाई लड़का बीमारीग्रस्त होगा, एक्स एक्स लड़की में बीमारी नहीं होगी, एक्स वाई लड़के में बीमारी नहीं है। यानी जितने भी लड़के हैं उनमें 50% लड़के बीमारीग्रस्त हैं, 50% में बीमारी नहीं है। और अगर लड़की है तो ये देखिए कैरियर होगी, एक में है। तो लड़की 50% बीमारीग्रस्त होगी, 50% में नहीं है बीमारी। अब देखिए माँ कैरियर है तब बना के देखा, अगर माँ नॉर्मल है तो उसको भी इधर बना लेते हैं। माँ अगर नॉर्मल है, पिता कैरी है बीमारीग्रस्त है जैसा बताया जा रहा है, तो एक्स एक्स कैरियर होगी, एक्स एक्स कैरियर होगी, एक्स वाई नॉर्मल होगा, एक्स वाई नॉर्मल होगा। तो देखिए दोनों स्थितियां हमने बना ली, लेकिन दोनों स्थितियों में कह रहा है 3 बच्चियां हैं और 5 बच्चे हैं, यानी 3 लड़की हैं 5 लड़के हैं, और 30 सारी लड़कियां बीमारीग्रस्त हैं। नहीं इस तरह करने में सारी लड़कियां बीमारीग्रस्त हो रही, इसमें तो सब नॉर्मल है, केवल कैरियर है, वाहक है। इसमें लड़की 50% बीमारीग्रस्त है, 50% कैरियर है। न इस तरह में सारी लड़कियां बीमारीग्रस्त हैं, न इस तरह करने में। अगर हम औरत को वाहक मान लें तब भी सारी लड़कियां उसकी बीमारीग्रस्त नहीं हैं, और अगर हम औरत को नॉर्मल कर दें तब तो कोई लड़की बीमारीग्रस्त नहीं है, केवल कैरियर है। इसलिए ये जो हम बना रहे हैं
ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव बीमारी के डिजीज के लिए बना रहे हैं, अप्रभावी लक्षण के लिए। तो जाहिर सी बात है कि रिसेसिव जो है बीमारी नहीं है, ये सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट वाली है, कि अगर एक जीन भी प्रभावित होगी तो लक्षण शो होगा, यानी ये लड़की बीमारीग्रस्त होगी। तो ध्यान दीजिए, अगर औरत नॉर्मल होती, कैरियर भी नहीं होती, तब भी देखिए लड़कियां बीमारीग्रस्त हो जाती। अगर डोमिनेंट होती बीमारी तो, क्योंकि जब डोमिनेंट होती तो एक क्रोमोसोम में भी बीमारी होती तो वो शो होती। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी में पौधा लंबा ही होता है, बल्कि एक ही जीन कैपिटल टी है, तो इसी प्रकार यहाँ हो जाता। तो इसलिए सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट बीमारी है, रिसेसिव नहीं है, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट। तो पहला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए वाला। हमें देखें यहाँ पर लिखा गया है, इसको पढ़ने का कोई विशेष मतलब नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं। इन द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम ऑफ फादर ऑलवेज पासेस टू डॉटर। जो अगली पीढ़ी में लक्षण जाते हैं उनमें क्या होता है कि एक्स क्रोमोसोम बच्ची में जाता है और एक्स क्रोमोसोम ऑफ मदर पासेस टू सन, और माँ का एक्स क्रोमोसोम लड़के में जाता है। एज द फादर इज डिजीज, पिता में बीमारी है, एंड ऑल द गर्ल इनहेरिटेड इट, तो जो एक्स क्रोमोसोम है वो पिता का गया है बच्चियों में। इट इज ऑब्वियस द डिजीज इज सेक्स लिंक्ड, तो इससे ये तो क्लियर हो गया कि बीमारी हमारी लिंग संलग्न यानी सेक्स लिंक्ड है। द मदर इज नॉट कैरियर, अगर माँ कैरियर नहीं है, एज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट नो सन इज डिजीज, क्योंकि कोई भी लड़का बीमारीग्रस्त नहीं है। तो चूंकि माँ का एक्स क्रोमोसोम लड़के में जाता है और लड़का कोई बीमारीग्रस्त नहीं है, तो इसका मतलब है कि माँ कैरियर नहीं है, नॉट ए कैरियर, बल्कि नॉर्मल है, क्योंकि लड़का कोई बीमारीग्रस्त नहीं है। और एक्स माँ से ही लड़के में जाता है, तो लड़का बीमारीग्रस्त नहीं, तो सीधी सी बात है कि माँ में कोई बीमारी नहीं है और ना ही वो कैरियर है। हमने तो दोनों लक्षण बना के देखे, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है। Thus the gene is dominant and expressed even in heterozygous condition। इससे साफ हो रहा है कि जो जीन है बीमारी वाला वो डोमिनेंट है यानी प्रभावी है, और एक्सप्रेस इवन इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। और अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम में से एक भी एक्स क्रोमोसोम में बीमारी है तो वो शो होगा, क्योंकि वो लक्षण डोमिनेंट है। इसलिए पहला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट मैच, इनमें से कौन सा करेक्ट मैच है। तो डाउन सिंड्रोम 21 क्रोमोसोम में ट्राइसोमी हो जाती है, बहुत बार पढ़ चुके हैं, पहला ही विकल्प हमारा करेक्ट है। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बार डाउन सिंड्रोम के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, और क्वेश्चन सॉल्व करने का यही फ़ायदा है कि बार बार वही क्वेश्चन आता है, आपके दिमाग में चक्कर लगाते लगाते वो याद हो जाता है। कह रहा है टू नॉन एलेलिक जीन प्रोड्यूस द न्यू फिनोटाइप व्हेन प्रेजेंट टुगेदर बट फेल्स टू डू सो इंडिपेंडेंटली, देन इट इज कॉल्ड एज। कह रहा है दो नॉन एलेलिक जीन है यानी अलग अलग पेरेंट की हैं, प्रोड्यूस द न्यू फिनोटाइप, नया दृश्य रूप शो करती हैं, व्हेन प्रेजेंट टुगेदर, जब साथ साथ रहती हैं, बट फेल टू डू सो इंडिपेंडेंटली, देन इट इज कॉल्ड, लेकिन वो फेल हो जाती हैं वो लक्षण शो करना अगर वो स्वतंत्र रूप से अलग अलग रहती हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग इपिस्टैसिस बोलते हैं। देखिए नॉन एलीलिक जीन की बात कर रहा है, अगर एलीलिक हो जाता है, यहीं एलीलिक लिख देता है, तो संलग्नता यानी लिंकेज के बारे में हम लोग सोचते हैं, क्योंकि लिंकेज पेरेंटल होता है, रिकॉम्बिनेशन नॉन पेरेंटल होता है। यहाँ नॉन एलीलिक जीन बोल रहा है, एक ही एलील में वो जीन नहीं है, क्योंकि लिंकेज वाली पास पास होती है, इसलिए लिंकेज नहीं होगा, इपिस्टैसिस होगा। देखिए एनसीईआरटी में लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के बारे में दिया है, कहीं भी इपिस्टैसिस के बारे में नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी बारीकी से आप देख लीजिएगा अगर कहीं दिया हो तो, इस वजह से क्वेश्चन अब आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आ गया है तो इसको हम लोग बता दे रहे हैं, लेकिन पूछा नहीं जाएगा, इसको क्रॉस कर दीजिए। तो इपिस्टैसिस इज द फिनोमिनन ऑफ सप्रेशन ऑफ फिनोटाइप एक्सप्रेशन,
तो एपिस्टैसिस एक प्रकार का फिनोमिनन है जिसमें क्या होता है कि फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन होता है, जो दृश्य रूप होता है वो सप्रेस हो जाता है यानी छुप जाता है ऑफ द जीन बाय नॉन एलेलिक जीन, जिसमें नॉन एलेलिक जीन की मतलब सहयोग से जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है वो सप्रेस हो जाता है, छुप जाता है। विच शोज इट ओन अफेक्ट द जीन विच मास्क द अफेक्ट ऑफ अनदर इज कॉल्ड एपिस्टेसिस। इसमें क्या होता है कि कह रहा है विच शो इट्स ओन अफेक्ट, ये अपना अकेला प्रभाव दिखाता है, द जीन विच मास्क द अफेक्ट ऑफ अनदर। तो इसमें क्या होता है कि जब वो अकेला होता है तब तो लक्षण एक्सप्रेस होता है, लेकिन अगर साथ साथ होते हैं नॉन एलेलिक जीन तो वो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन सप्रेस हो जाता है। तो इसी को हम लोग एपिस्टैसिस बोलते हैं। while the one which is suppressed is termed हाइपोस्टैटिक जीन, और जो सप्रेस होती है जीन उसको हाइपोस्टैटिक जीन बोलते हैं। एपिस्टैसिस इज द 3 टाइप, डोमिनेंट, रिसेसिव एंड डोमिनेंट रिसेसिव। डोमिनेंट अलग है, रिसेसिव अलग है, और डोमिनेंट रिसेसिव साथ साथ। कोर्स में नहीं है, क्रॉस कर दीजिए, पूछा नहीं जाएगा। अब आ जाता है 146 क्वेश्चन। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।